Discipline is Destiny. The Power of Self-Control. Book by Ryan Holiday. Introduction. डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शन को कंट्रोल करने की एबिलिटी है ताकि इंसान अपने गोल्स को अचीव कर सके। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन का गलत मतलब निकालते हैं कि इंसान को हर वक्त रुखा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन आप डिसिप्लिन होने के साथ साथ अपनी लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अपना डिसिप्लिन इंप्रूव करना चाहते हैं तो पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। आपको वो करना चाहिए जो करने की ज़रूरत है, चाहे उस काम को करने के लिए आपका मोटिवेशन या इच्छा कुछ भी हो। साथ ही आपको डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना, अपने काम को प्रायोरिटी देना और क्लियर बाउंड्रीज सेट करना भी सीखना होगा। ये समरी आपको प्रोडक्टिव हैबिट्स डेवलप करना, कमिटेड रहना और डेली ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने के लिए खुद को पुश करना सिखाएगी। साथ ही आप नए टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी सीखेंगे जो आपको और भी फ्लेक्सिबल और फोकस्ड बनाएंगी। तो क्या आप अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं? अटैक द डॉन। क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? ज्यादातर लोग सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है। रोज सुबह 5 बजे कौन अपने बिस्तर से निकलना चाहेगा? लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग निकलते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास ऐसा करने के स्ट्रॉन्ग कारण है। तो सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए? इसलिए क्योंकि जब पूरी दुनिया सो रही हो तो ऐसे में काम करना आपको ज्यादा पावरफुल बनता है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इस समय कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, तो आप ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड होते हैं। सुबह के वक्त आपका ब्रेन एकदम फ्रेश और क्रिएटिव कामों के लिए तैयार होता है। इसलिए आप अपने सारे क्रिएटिव काम इस समय कर सकते हैं, जैसे राइटिंग, लर्निंग या अपने बिजनेस पर काम करना। अगर आपको लेट उठने की आदत है तो शायद आपके पास इतना टाइम नहीं होता होगा कि आप अपने ड्रीम्स पर काम कर सकें। आप अपने जॉब, फैमिली कमिटमेंट और उन डेली के टास्क को पूरा करने के लिए भागते रहेंगे जो आपको ग्रो करने में हेल्प नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 1 घंटे पहले जल्दी उठने से आपकी प्रोडक्टिविटी पर बहुत फर्क पड़ता है। जब आपका माइंड क्लियर होता है तो आप देख पाते हैं कि आपकी लाइफ में क्या मिसिंग है, आप अपने गोल्स को रिव्यू कर पाते हैं और बेहतर रिजल्ट के लिए प्लान कर पाते हैं। टोनी मॉरिसन एक सिंगल मदर थी जिनके 2 बच्चे थे। वो रैंडम हाउस में एडिटर थी जो एक बेहद समय खाने वाला काम था। उन्हें पूरा दिन मैन्यूस्क्रिप्ट एडिट करने के साथ साथ अपने बच्चों का ख्याल भी रखना पड़ता था। दिन खत्म होते होते टोनी इतना थक जाती थी कि उनमें कुछ और करने की हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए वो सीधा बिस्तर पर ढेर हो जाती और कुछ घंटों की नींद पूरी करती थी। टोनी राइटर बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें लिखने के लिए सिर्फ सुबह का वक्त मिलता था। इसलिए वो अपने बच्चों के उठने से पहले उठ जाया करती ताकि बिल्कुल शोरगुल ना हो। उसके बाद टोनी अपने लिए कॉफी बनाती और अपनी कल्पनाओं में खो जाती। उस वक्त उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं होता था। वो उस समय ज्यादा फोकस्ड और इंस्पायर्ड होकर ज्यादा डेडिकेशन के साथ लिखने का काम करती थी। सूरज निकलने के बाद टोनी के लिए लिखना मुश्किल होता था। उनका मानना था कि उनके अंदर का राइटर सिर्फ सुबह ही एक्टिव होता है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है। दिन निकलने के बाद टोनी एक रेगुलर वर्क फ्रॉम होम मदर बन जाती थी। उन्हें खाना पकाना होता था, बर्तन धोने होते थे, बच्चों की देखभाल करनी होती थी और अपने बिल्स भी भरने होते थे। एक ब्लैक औरत होने के कारण टोनी को डिवोर्स के बाद अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। व्हाइट और प्रिविलेज्ड मर्दों के साथ काम करना आसान नहीं था। टोनी इस बात को बखूबी समझती थी कि वो अब बच्ची नहीं है। उन्हें जल्दी से एक बड़े की तरह अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठानी होगी। यहाँ तक कि बेहद थके होने पर भी टोनी रोज सुबह जल्दी उठ जाती। उन्होंने राइटिंग को अपना सब कुछ दे दिया और 1970 में उनका पहला नॉवल पब्लिश हुआ, WSTI। टोनी ने कई नॉवल, बच्चों की बुक्स, प्ले और शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। उन्होंने नेशनल बुक अवार्ड, नोबेल प्राइज और प्रेसिडेंशियल मेडल भी जीता है। अगर टोनी सुबह जल्दी उठकर लिखने के लिए इंस्पायर नहीं होती तो वो शायद कभी भी अपनी सभी जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस नहीं बैठा पाती। तो अगली बार जब आपको आलस आए तो एक बार अपने सपनों को याद कर लीजिएगा। क्या उन्हें पूरा करने के लिए आप मेहनत नहीं करेंगे?
क्या आप अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं बनाना चाहते हैं? साथ ही उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपसे पहले उठकर आपसे आगे निकल रहे हैं। क्या आप उन्हें जीतने देंगे या फिर उठेंगे और लड़ेंगे? आपके पूर्वज भी सुबह जल्दी उठकर खेती-बाड़ी किया करते थे, शिकार पर जाते थे और चीजें बनाया करते थे। बेशक वो सिंपल लाइफ जीते थे पर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते थे। आप और ज्यादा अचीव कर सकते हैं और सुबह जल्दी उठना वो आदत है जो आपको वहां तक लेकर जाएगी। जस्ट शो अप। नेक्स्ट हैबिट जो आपके डिसिप्लिन को बढ़ाएगी वो है खुद को डेली कोई ना कोई काम करने के फोर्स करना, चाहे आपको कैसा भी फील हो रहा हो। आपको डेली काम पूरा करना चाहिए, तब भी जब आपको कुछ करने का मन ना हो। अगर आप अपने वेट कम करना चाहते हैं तो 1 मील चलिए। अगर आप वायलिन बजाना सीखना चाहते हैं तो डेली 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हैं तो डेली कुछ पेज जरूर लिखिए। अगर आप एक बेहतर जॉब की तलाश में हैं तो नए क्लाइंट्स बनाइए। आप क्या करते हैं या कितना करते हैं ये मैटर नहीं करता। आप अपने एक्शन के नतीजे को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने एक्शन को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। हर रोज एक ऐसा काम कीजिए जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाए। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से 90% आगे निकल सकते हैं। ज्यादातर लोगों में स्किल की कमी होती है या वो कंसिस्टेंट रहने में पीछे रह जाते हैं। वो कुछ लिखने, पढ़ने या काम करने के लिए मोटिवेशन मिलने का इंतजार करते रहते हैं। वो वर्कआउट करने या हेल्दी फूड खाने के लिए बीमार होने का इंतजार करते हैं। यहाँ तक कि जब आपके पास हार मानने का कोई स्ट्रॉन्ग कारण हो तो भी हार मत मानिए। आप चाहे अपने सपने पूरे करने के लिए सुबह जल्दी ना उठना चाहें तो भी उठिए। यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि आप में वो स्किल्स नहीं हैं जो आपको सक्सेस दिला सकती हैं तो भी कोशिश करते रहिए। थॉमस एडिसन एक जाने-माने जीनियस थे। अपने बेमिसाल इन्वेंशन के बावजूद उन्हें लगता था उन्हें सक्सेस उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से नहीं मिली थी। वो बाकियों से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे। उनकी इमेजिनेशन इतनी भी कमाल की नहीं थी और उन्होंने कभी भी अपने इन्वेंशन के बारे में सोचा तक नहीं था। एडिसन मानते थे कि उनकी सक्सेस का सीक्रेट था लगातार अपने काम में लगे रहना। वो अपना काम स्टार्ट करने के लिए किसी इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करते थे। वो तब भी काम करते रहते थे जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था। एडिसन मानते थे कि अगर उनके लैब में कोई ग्रेट आइडिया आता है तो उसे पकड़ने के लिए उन्हें वहां मौजूद रहना चाहिए। अगर वो वहां नहीं होंगे तो कोई और बाजी मार ले जाएगा। एडिसन मानते थे कि टैलेंट या जीनियस हमारी लाइफ में हमेशा प्रेजेंट होता है। डेली हार्ड वर्क करके और इमोशंस को कंट्रोल करके हम अपने ऑर्डिनरी काम को भी ग्रेटनेस अचीव करने का मौका बना सकते हैं। एडिसन कुछ इन्वेंट करने के लिए इंस्पायर नहीं हुए थे, वो बस हमेशा ऐसे सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते थे जिससे हमारी लाइफ पहले से बेहतर हो सके। लाओ गेहरिक इसका एक और ग्रेट एग्जाम्पल है। गेहरिक अमेरिकन प्रोफेशन बेसबॉल प्लेयर थे जो यांकीज के लिए खेलते थे और अपने डिसिप्लिन के लिए खास जाने जाते थे। वो शायद ही कभी कोई प्रैक्टिस मिस करते थे। यहाँ तक कि चोट लगने या थकान होने के बावजूद भी वो बड़ी मेहनत से अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश किया करते। गेहरिक अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल रखते थे। वो अपने डाउट्स और बोरियत को दूर कर लेते थे। कभी अगर उनका बास्केटबॉल खेलने का मन नहीं होता था तो भी वो खेलते थे। गेहरिक को एक बार अपन पोजीशन बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था और तब उन्होंने यांकीज को छोड़ने के बारे में सोचा। उनके स्काउट ने उन्हें रुकने के लिए मनाया और जाने नहीं दिया और उन्हें समझाया कि एक नॉर्मल प्लेयर और एक ग्रेट प्लेयर के बीच क्या फ़र्क होता है। गेहरिक समझ गए थे कि उन्हें बस प्रैक्टिस करते रहना होगा। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो अपने एक्शन के रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो खूब प्रैक्टिस करें और हफ्तों तक बॉल हिट भी ना कर पाए तो भी कोई बात नहीं है। आप अपने काम में कितने अच्छे हैं, इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के सामने टैलेंट फीका पड़ जाता है। यहाँ तक कि अगर आप अनइंस्पायर्ड और डाउटफुल फील करें तो भी अपने दिल की मत सुनिए और डिस्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी अपना काम करते रहिए। हमेशा याद रखिए कि कुछ करना कुछ ना करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। चाहे आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान ही क्यों ना हो, तो भी आप डिसिप्लिन के बिना जीत नहीं सकते।
एक दिन प्रोडक्टिव और इंस्पायर्ड होने से आप अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते। आपको धीरे धीरे और लगातार अपना मोमेंटम बनाना होगा। आप आज जो करेंगे उसका असर कल दिखेगा, इसलिए कंसिस्टेंट बने रहिए और अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखिए। सीक डिस्कम्फर्ट। मॉडर्न लाइफ ने सब कुछ आसान बना दिया है। आप एक क्लिक में ऑनलाइन पैसा रिसीव कर सकते हैं, गर्मागर्म टेस्टी खाना ऑर्डर कर सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। आप अपने काउच पर लेटे लेटे पैसा भी कमा सकते हैं और उसे ऑनलाइन खर्च भी कर सकते हैं। यानी आप घर से कदम निकाले बिना भी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। इस कंफर्टेबल लाइफ की इंसान को लत लग जाती है। आजकल लोग हर रोज अपनी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाना चाहते हैं। हम तुरंत सक्सेस पाना चाहते हैं क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम स्मार्ट होम बनाने लगे हैं क्योंकि हम घर का काम नहीं करना चाहते। हम अपने शोर मचाने वाले बच्चों को हैंडल करने से बचने के लिए नैनी हायर कर लेते हैं। हम हर उस चीज को हटा देना चाहते हैं जिससे हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। ये चॉइसेज भले ही हमारी लाइफ को ईजी बना देते हैं, लेकिन हमारे सेल्फ डिसिप्लिन को बर्बाद भी कर देते हैं। अगर आप खुद को बहुत ज्यादा कंफर्ट देंगे तो आप खुद ही फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। लाइफ हमेशा आपको पक्ष में नहीं होगी। आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। कहीं आपके सारे पैसे डूब गए या कहीं आपकी फैमिली या घर आपसे छिन गया तो क्या होगा? क्या आप इन टफ चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं? अपनी कंफर्टेबल जिंदगी के गुलाम मत बनिए क्योंकि ये हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है। इसके बजाय खुद को रफ एंड टफ बनाइए। खुद को चैलेंज कीजिए कि आप मैराथन में दौड़ सकें, बिना एसी के कुछ दिन रह सकें, वेट उठा सकें, ठंडे पानी से नहा सकें और इंटरनेट के बिना रह सकें। आपको अपना बैलेंस ढूंढना होगा। खुद के बहुत ज्यादा सख्ती भी मत कीजिए और ना ही खुद को बहुत ढील दीजिए। कुछ कंफर्ट भी एंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी लिमिट को भी टेस्ट करते रहिए। स्टोइक फिलॉसफर सेनेका अमीर थे क्योंकि उन्हें अपने पिता से काफी पैसा विरासत में मिला था। उन्होंने अपनी दौलत को ऐशोआराम पर खर्च नहीं किया, बल्कि उन्होंने रोम में पैसा इन्वेस्ट किया और पहले से ज्यादा अमीर हो गए। वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे जिसकी उन्होंने बहुत ज्यादा आदत नहीं लगाई थी। कभी कभार सेनेका कुछ दिनों के लिए एक गरीब इंसान की तरह रहा करते। जब वो गरीब बनकर रहते तो उस दौरान बहुत कम खाना खाते और एकदम मामूली और सस्ते कपड़े पहनते। वो जमीन पर सोते और सिर्फ ब्रेड और पानी पीकर गुजारा करते। आजकल कई लोग ऐसा करने लगे हैं। वो रोज सुबह ठंडे पानी से नहाकर डिस्कम्फर्ट यानी तकलीफ या परेशानी को फील करते हैं। ये संपन्न लोग जानबूझकर डिस्कम्फर्ट को एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि वो और ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं और अपनी लिमिट को टेस्ट करना चाहते हैं। कई लोग तो सोशल मीडिया पर इसका दिखावा करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन सेनेका सबसे अलग थे। इसका पहला कारण ये है कि उन्होंने दर्द को इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि वो लाइफ के गंभीर या निर्दयी हिस्से को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। वो 3 दिनों की इस तकलीफ को एक परीक्षा मानते थे जिसमें वो हर हाल में जीतना चाहते थे। दूसरा, सेनेका गरीब लोगों की जिंदगी खुद एक्सपीरियंस करना चाहते थे और उनके संघर्ष को समझना चाहते हैं। इससे उनके मन में अपनी दौलत को खोने का डर जाता रहा। जहां एक तरफ उनके ज्यादातर अमीर दोस्त बिना पैसों के जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वहीं दूसरी तरफ सेनेका अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ब्रेड और पानी पर गुजारने से भी नहीं घबराते थे। सेनेका रोमन सम्राट नेरो के स्टोइक इंस्ट्रक्टर थे। जब नेरो कुछ सनकी होने लगे तो सेनेका उन्हें छोड़कर जाना चाहते थे। वो अपनी आज़ादी के बदले सारी धनदौलत छोड़ने को भी तैयार थे। नेरो समझ नहीं पा रहे थे कि भला कोई अपने बेशुमार धनदौलत को कैसे छोड़ सकता है। इसलिए नेरो ने डिसाइड किया कि वो सेनेका को जाने से रोकने के लिए जहर देकर मार डालेंगे। अब क्योंकि वो सिर्फ बेरीज और पानी पर गुजारा करते थे तो उनके शरीर पर जहर भी बेअसर हो गया। इस तरह सेनेका की अनकंफर्टेबल लाइफ चॉइस ने उन्हें बचा लिया। आपकी लाइफ चॉइसेस क्या है? अगर लाइफ में कभी मुश्किल दौर आया तो क्या वो आपको बचा पाएंगे? जो इंसान लाइफ में जीत जाता है वो किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वो लाइफ में किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है।
आप भी अपनी लाइफ को थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाकर किसी भी तरह के हालात से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। सक्सेस अचीव करने के लिए बाउंड्री सेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे अक्सर कम आंका जाता है। अगर आपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाना नहीं सीखा तो आप औरों से पीछे रह जाएंगे। सक्सेसफुल लोग सिर्फ एक चीज पर फोकस करने के लिए डेली अपना टाइम ब्लॉक कर देते हैं। फिर जब उनके पास फ्री टाइम होता है तो वो पार्टीज, टीवी और फोन कॉल्स अटेंड करना जैसी एक्टिविटीज को पूरा करते हैं। हर चीज को हाँ बोलने का मतलब है आपके अंदर क्लैरिटी और पर्पज की कमी है। आप खुद से ये सवाल पूछकर अपना पर्पज ढूंढ सकते हो, मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं? मैं अपने करियर, फैमिली और कम्युनिटी के लिए और क्या कर सकता हूँ? फिलहाल मुझे क्या करना चाहिए? एक चीज को डिसाइड कीजिए और बाकी सबको ना बोलिए। हर बात के लिए अक्सर हाँ बोलकर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही आप अपना सुकून और खुशी भी खो देते हैं। जब आप लोगों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तब आप खुद का नुकसान करते हैं, क्योंकि उस समय को आप रिलैक्स करने, रिलैक्सिंग बात लेने या कोई बुक पढ़ने के लिए यूज कर सकते थे। साथ ही आपकी फैमिली भी हर्ट होती है, क्योंकि जो टाइम आपने दूसरों को दिया उस टाइम का इस्तेमाल आप अपने बच्चों के साथ खेलने या अपने घर की साफ सफाई करने या फिर अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक पल गुजारने में बिता सकते थे। दूसरों पर डिस्ट्रैक्ट होने का इल्जाम मत लगाइए, बल्कि दूसरों को अपना टाइम देने के लिए खुद पर इल्जाम लगाइए। ना कहना सीखना जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि आप अपनी फैमिली, करियर और फ्यूचर ग्रोथ की चिंता करते हैं और उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। बुकर टी वॉशिंगटन टस्केगी इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे। अपनी कंपनी की विजिबिलिटी और पहुंच बढ़ाने के लिए वो अक्सर ट्रैवल किया करते थे। साथ ही वो डोनर्स से बात करते, लेक्चर देते और फंडरेजिंग इवेंट्स भी मैनेज करते थे। इसके अलावा उन्होंने 5 बुक्स भी लिखी हैं। इतना सब कुछ करना इम्पॉसिबल सा लगता है, पर जब आप बाउंड्री सेट करने में माहिर हो जाते हैं तो आपके पास अपने लिए टाइम ही टाइम होता है, जिसे आप अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हैं। कुछ घटिया किस्म के लोग पीठ पीछे बुकर की बुराई करते थे। वो उन्हें सेल्फिश बुलाते थे, क्योंकि वो उन्हें अपना फोकस डिस्टर्ब नहीं करने देते थे। उनके पास एक ग्रेट मिशन था कि वो लोगों की जिंदगी बदलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें दूसरी चीजों को ना बोलना पड़ा। बुकर ने कभी इन क्रिटिक्स की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके पास इतना टाइम ही नहीं था। उन्हें पता था कि उनकी लाइफ का पर्पज क्या है और उस पर्पज को पूरा करने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते थे। बुकर का गोल था ज्यादा से ज्यादा ब्लैक मर्द और औरतों को एजुकेट करना। अगर वो खुद को डिस्ट्रैक्ट होने देते तो वो किसी को कुछ वैल्यूएबल सिखाने का गोल्डन चांस खो देते। हाँ कहने की यही कीमत है। जब आप किसी चीज को हाँ कहते हो तो आप अपना टाइम किसी और चीज के लिए छोड़ रहे होते हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने, अपनी बुक का पहला चैप्टर लिखने या किसी को बेहतर जिंदगी जीने में मदद करने के लिए ना कह रहे हों। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज के बारे में नहीं जानते होंगे तो आप टाइम वेस्ट करने वाले लोगों का शिकार बन सकते हैं। नए ट्रेंड्स के पीछे भागना छोड़ दीजिए, डिनर पार्टीज अटेंड करना छोड़ दीजिए या एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब पकड़ लेना जैसी आदत छोड़ दीजिए। अगर आप नई चीजें ट्राई करते रहेंगे तो कभी किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जितना आप हैंडल कर सकते हैं उतना ही काम कीजिए। अगर आप ना कहने से डरते हैं तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए कि ना कैसे बोला जाता है। ना कहने का मतलब ये नहीं है कि आप रूड बन रहे हैं। आप माफी मांग सकते हैं और हर उस चीज को रिजेक्ट कर सकते हैं जो आपकी लाइफ के विजन में फिट नहीं बैठता। अगर आप बहुत ज्यादा काम करेंगे तो थक जाएंगे और अपना फोकस खो देंगे। आप अपने ड्रीम्स के बारे में भूलकर बेकार के कामों में उलझे रहेंगे। आप हर चीज के लिए कमिट नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप तभी जीत सकते हैं जब आप सही चीजों पर फोकस करेंगे। तो अगली बार किसी भी चीज के लिए हाँ बोलने से पहले खुद से पूछिए, इसे करने के बदले में मुझे क्या छोड़ना पड़ रहा है? इसका जवाब आपको याद दिलागे कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं और आपको अपने हाँ को बड़ी सी ना में बदलने के लिए मोटिवेट भी करेगा। परफेक्शनिज्म इज अ वाइस। परफेक्शनिज्म का मतलब क्या है?
इसका मतलब है किसी काम को परफेक्टली करने का ऑब्सेशन यानी जुनून होना। जब आप अपने हर काम के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं तो आप परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। परफेक्शनिज्म कभी कभी तो अच्छा होता है पर ज्यादातर अनप्रोडक्टिव होता है। इसे आप नार्सिसिज्म भी बोल सकते हैं। जब आप मानते हैं कि आपका काम दूसरों के लिए वैल्यूएबल है तो यानी आप सेल्फ बन गए हैं। इसमें आप सोचते हैं कि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप आगे क्या बनाएंगे, इसलिए आप खुद को और ज्यादा काम में झोंक देते हैं ताकि आप सिर्फ बेस्ट क्वालिटी का काम दे सकें। यहाँ आप प्रोडक्टिव या डिसिप्लिन नहीं हैं, बल्कि आप सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश हो रहे हैं। इसलिए थोड़ा रियलिस्टिक बनिए। ज्यादातर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपके काम के क्वालिटी के बारे में नहीं सोचते हैं। नहीं, आप जो भी करेंगे उन्हें अच्छा ही लगेगा चाहे वो कितना ही एवरेज क्यों ना हो। अगर आप सिर्फ परफेक्ट जॉब की तलाश में रहेंगे तो कई गोल्डन चांस आपके हाथ से निकल जाएंगे। आप सिर्फ एक ही काम में अटके रहेंगे जबकि आप कितना कुछ अचीव कर सकते थे। कुछ लोग टालमटोल करते रहते हैं और इसे परफेक्शनिज्म का नाम देते हैं। लेकिन ये टालमटोल करने वाले तब तक कुछ नहीं करते जबकि उन्हें राइट मोटिवेशन या वर्किंग कंडीशन नहीं मिल जाता है। वो खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। डेली स्लो प्रोग्रेस करने के बजाय किसी परफेक्ट मौके की तलाश में रहते हैं और फेल हो जाते हैं। अगर आप किसी गोल को फॉलो करना शुरू कर रहे हो तो आप बीच में नहीं रुक सकते क्योंकि चीजें अभी अधूरी या इम्परफेक्ट हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक डरपोक इंसान हैं। इसके बजाय मोटिवेशन की कमी होने के बावजूद भी आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस दुनिया में आपको अपना रोल निभाना है और ये रोल निभाने के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब जैसे मार्था ग्राहम का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जो एक फेमस कोरियोग्राफर थी। 1931 में वो सेरेमोनियल नाम के एक डांस के दौरान बीच में अटक गई थी जो कि माया और एज़टेक कल्चर इंस्पायर्ड था। मार्था एक परफेक्शनिस्ट थी। वो अपने डांसर्स के हर एक मूव को क्रिटिसाइज कर रही थी और उन्हें लग रहा था कि वो अच्छा डांस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और इससे उनकी रेप्यूटेशन को धक्का लगेगा। मार्था ने इस डांस को डिजाइन करने में पूरी सर्दी बिता दी। सर्दी का मौसम अब खत्म होने को था और वो अपने काम से नाखुश थी। उनके डांसर्स को उनका नया रूटीन अच्छा लग रहा था। वो सब कमिटेड और टैलेंटेड थे, लेकिन मार्था को अपनी कोरियोग्राफी पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें सिर्फ वही दिख रहा था जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था और जिसे वो चेंज करना चाहती थी। वो अपनी ही क्रिटिकल थिंकिंग में फंस गई थी और समझ नहीं पा रही कि क्या करना चाहिए। मार्था ने किसी से मदद नहीं मांगी पर उन्हें फिर भी दूसरों से मदद मिल गई। उनके म्यूजिक डायरेक्टर लुइस हॉस्ट हमेशा उन्हें तुरंत डिसीजन लेने के लिए पुश करते थे। उन्होंने मार्था को समझाया कि लगातार प्रोग्रेस लगातार होती रहनी चाहिए, फिर चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। लुइस इकलौते शख्स थे जो मार्था को अपना डांस पूरा करने के लिए मजबूर कर सकते थे। लुइस के डिसीजन लेने के स्किल की बदौलत कि वो इस डांस को फिनिश कर पाए, बेशक उनका डांस परफेक्ट नहीं था। लियोनार्डो डा विंसी भी मार्था की तरह थे। उन्हें भी अपनी पेंटिंग को पूरा करने में दिक्कत आती थी। स्टीव जॉब्स को भी परफेक्शनिज्म की प्रॉब्लम थी। मैसिंटॉश बनाते वक्त वो अटक गए थे। इसे पूरा करने के बाद भी वो इसे रिलीज नहीं कर पा रहे थे और उन्हें एप्पल से निकाल दिया गया था। द इनविजिबल मैन जैसा मास्टरपीस लिखने वाले रैल्फ एलिसन ने ढेरों मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी होंगी लेकिन कभी दूसरी बुक पब्लिश नहीं कर पाए। क्रिएटर्स के लिए परफेक्शनिज्म का नतीजा बेहद डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर वो कुछ ऐसा नहीं बना पाते हैं जो उनके हाई स्टैंडर्ड में फिट हो सके तो वो एक जगह अटक कर रह जाते हैं। ये बेहद खतरनाक है क्योंकि ये आपके प्रोग्रेस को रोक देता है और आपकी चिंता को बढ़ा देता है। कुछ बनाने का प्रोसेस मज़ेदार होना चाहिए। जब लोग ये बात भूल जाते हैं तो उनके पास सिवाय दुख, सिरदर्द और चिड़चिड़ाहट के कुछ नहीं बचता। अगर आप किसी काम को पूरा करते हुए बीच में अटक गए हैं तो आपको एक पुश की ज़रूरत है। आप खुद को पुश कर सकते हो या किसी फ्रेंड या एडवाइज़र की हेल्प से परफेक्शनिज्म के चक्कर में पड़ने में बच सकते हो।
कुछ अमेजिंग क्रिएट करने के लिए इंस्पिरेशन या किसी मौके का इंतजार करने से बेहतर है कि आप अपने काम में लगिए और उसे पूरा कीजिए, क्योंकि जिस इंस्पिरेशन का आप इंतजार कर रहे हैं, अगर आपको वो मिली ही नहीं तो क्या आप हमेशा के लिए एक जगह अटके रहेंगे? कैन यू गेट बैक अप? अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चैलेंजेस का सामना नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि हो सकता है कि आप कुछ स्टेप्स मिस कर दें, औरों से पीछे रह जाएं और कुछ लड़ाई या हार जाएं। लेकिन इसके बावजूद आपका रिएक्शन इन एक्सपीरियंसेस के नतीजे को डिसाइड करेगा। अगर आपके इरादे पक्के हैं और आप दोबारा खड़े हो जाते हैं तो आप इससे लेसन सीखेंगे और ग्रो और इम्प्रूव कर पाएंगे। लेकिन अगर आप हार मान लेते हैं और ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं करते तो आप एक लूजर बनकर रह जाएंगे। ना तो लाइफ परफेक्ट हो सकती है और ना कोई इंसान। आपसे गलतियां भी होंगी, लेकिन आपको उन गलतियों को एक्सेप्ट भी करना होगा। अगर आप एक परफेक्शनिस्ट हैं तो आपको अपना हाई स्टैंडर्ड मैनेज करना पड़ेगा और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फेल होने के बाद आपके लिए दोबारा उठना मुश्किल हो जाएगा। अपना ईगो साइड में रखते हुए अपनी गलतियों से सीखिए। आपको अपनी लाइफ जीनी है, आप पर जिम्मेदारियां हैं और आपको अपना फ्यूचर बनाना है। आप यहाँ एक या अनेक गलतियों से हार मानने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ आए हैं क्योंकि आपका एक मिशन है और आपको अपनी फीलिंग्स को अनदेखा करते हुए हर हाल में लड़ना है। प्रोफेशन लोग कभी हार नहीं मानते। वो अपने काम में लगे रहते हैं क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो करना उन्हें पसंद है। जब आप किसी चीज को लेकर पैशनेट होते हैं तो फेल होने के बावजूद आप उस चीज को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं। आपकी कॉलिंग या मन की आवाज ही वो चीज है जिससे आपको खुशी मिल सकती है। तो क्या सिर्फ एक बार फेल होने की वजह से आप अपनी खुशी को गवा देंगे? 1959 में प्रोफेशनल बॉक्सर फ्लॉयड पैटरसन बॉक्सिंग के मैच में इंजमार जोहानसन से हार गए थे। उन्होंने जीतने के लिए कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग की थी, लेकिन फिर भी कुछ तो था जिसकी कमी रह गई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि उनमें कमिटमेंट की कमी थी, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि उनमें जीत की भूख ही नहीं रह गई थी। फ्लॉयड ने भी माना कि उनमें मोटिवेशन और पेशेंस की कमी थी। वो अपने स्किल्स को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनसे कुछ मूव्स मिस हो गए थे। रिंग के अंदर ये साफ हो गया था कि फ्लॉयड इस जीत के काबिल नहीं थे। उनका घमंड सातवें आसमान पर था और उनकी फाइटिंग स्पिरिट कमजोर थी। वो अपने अपोनेंट से डरते नहीं थे, लेकिन हाँ, फ्लॉयड ने इंगेमार को खुद से कम समझने की भूल की थी और वही उनके हारने की वजह बनी। फ्लॉयड को जमीन पर 7 बार पटका गया था। थर्ड राउंड में वो इस चैंपियनशिप को हार चुके थे। ज्यादातर बॉक्सिंग चैंपियंस के लिए मैच हारने का मतलब होता था उनके करियर का द एंड, और फ्लॉयड के साथ भी यही हुआ जब तक कि उन्हें एक मोटिवेशनल लेटर नहीं मिला। ये लेटर आर्ची मोरे की तरफ से था, जो एक बॉक्सर था जिसे फ्लॉयड ने एक बार हराया था। इस लेटर में एक फाइट हारने के बाद की डार्क फीलिंग्स के बारे में लिखा गया था। आर्ची समझ सकते थे कि फ्लॉयड किस तकलीफ में है, क्योंकि कभी उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। ज्यादातर फाइटर्स वापस उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, लेकिन आर्ची का मानना था कि अगर फ्लॉयड अपने कुछ मूव्स को चेंज कर लेते हैं तो वो इंगेमार को हराकर वापस अपनी जगह हासिल कर सकते हैं। इस लेटर में काइंडनेस और सपोर्ट भरा हुआ था। इसने फ्लॉयड के अंदर जीतने की भूख को भड़का दिया और वो वापस ट्रेनिंग पर लौटने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने आर्ची द्वारा बताए गए मूव्स को प्रैक्टिस किया और बार बार अपने हारे हुए मैच को देखते रहे ताकि वो अपनी कमजोरियों पर काम कर सकें। अपने बेल्ट को 1 साल के लिए खो देने के बाद फ्लॉयड ने मेहनत और कमिटमेंट से उसे वापस जीत लिया। उन्होंने हार नहीं मानी और इंगेमार को इतनी जोर से मारा कि वो वापस उठ नहीं सका। ये पहली बार था जब एक हैवी वेट ने बॉक्सिंग में अपना बेल्ट वापस जीता था। अगर आप फ्लॉयड की जगह होते तो क्या करते? हार मान लेते या फिर से फाइट करते? ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। मनी इज अ डेंजरस टूल। हम सब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब पैसों की तंगी की वजह से जिंदगी से खुशी चली जाती है। गरीब लोग अपने गोल्स अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वो अपना प्रेजेंट एंजॉय करना भूल जाते हैं होंगे क्योंकि वो अपने लिए बेहतर फ्यूचर बनाना चाहते हैं। वहीं
अमीर लोग शायद बगैर सोचे समझे पैसा खर्च कर देते हैं। वो अपने प्रेजेंट में जीते हैं और फ्यूचर के लिए सेव करना या इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। ये दोनों तरीका ही गलत है और इंसान को इनके बीच एक बैलेंस बनाना होगा। जब हमारे पास पैसा होता है तो हम इसे अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, बशर्ते कि इसका कारण सही या वाजिब होना चाहिए। जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन डेली मज़ा भी कर सकते हैं। बेब रुथ एक अमेरिकन बेसबॉल पिचर थे जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, जितना उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की कमाई थी, उससे कहीं ज्यादा। रूथ ने कभी ना तो अपना पैसा इन्वेस्ट किया और ना उसे सेव किया। उन्होंने अपना सारा पैसा उड़ा दिया और बाद में अपनी लाइफस्टाइल को लेकर पछताते रहे। जब उन्होंने यांकीज के लिए खेलना शुरू किया तब वो महीने का $6,000 कमा रहे थे। इससे उन्होंने खुद के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी और जब उनकी सैलरी बढ़ गई तो उन्होंने स्पोर्ट्स कार खरीद ली। रूथ महंगे कपड़े पहनने लगे जैसे लेदर के कोट, डायमंड का पेन और सिल्क के शर्ट। जब रूथ की शादी हुई तो लोगों के बीच उनके और उनकी वाइफ के बीच की लड़ाई की चर्चा होने लगी। इसके जवाब में उन्होंने अपनी वाइफ के लिए $5,000 का कोट खरीदा। यहाँ तक कि जब यांकीज फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा था तब रूथ पार्टी दिया करते और अपने टीम मेंबर्स के लिए रेंट पर होटल बुक करते थे। एक बार वो एक ऐसे होटल में रुके थे जहाँ पियानो नहीं था तो उन्होंने उस होटल के लिए एक पियानो खरीद लिया। रूथ स्पोर्ट्स में तो बहुत स्मार्ट थे पर पैसों के मामले में अनाड़ी थे। वो बगैर सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते थे। उनका मानना था कि उनके पास पैसा हमेशा आता रहेगा। उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि अगर कभी को बेसबॉल नहीं खेल पाए तो क्या होगा। रूथ जैसे लोग सोचते हैं कि पैसा खर्च करके वो अपने बचपन और गरीबी के दिनों की कमी को पूरा कर रहे हैं। आम तौर पर जिन बच्चों को बचपन में उनके पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता और जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई होती हैं, वो बड़े होकर पैसे से खुद को प्रूव करना चाहते हैं। वो जितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं उतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। लेकिन पैसों से कभी खुशी नहीं खरीदी जा सकती है। गरीब लोग स्ट्रगल करते हैं और अमीरों को भी कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। कोई भी इस दुनिया में पूरी तरह से आज़ाद या खुश नहीं है। पैसों का मकसद अपने लिए थोड़ी आज़ादी खरीदना है। जब आपके पास अपने सारे खर्चे पूरे करने और दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर करने जितना पैसा होता है तो आपको इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। जब आप हमेशा पैसों के बारे में चिंता करते हैं तो आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या चूज करते हैं। आप या तो पैसे को अपने गोल तक पहुंचने का साधन बना सकते हैं या फिर पैसे को ही अपनी लाइफ का सेंट्रल फोकस बना सकते हैं। तो आप इनमें से क्या चूज करेंगे? टॉलरेंट विद अदर्स, स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ। आप किस टाइप के इंसान हैं? क्या आप खुद के लिए स्ट्रिक्ट हैं? क्या आप अपने हर काम की जिम्मेदारी लेते हैं? क्या आप दूसरों से भी अपनी तरह जिम्मेदार बनने की उम्मीद रखते हैं? खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना अच्छा है, लेकिन दूसरों के साथ सख्ती करना अच्छी बात नहीं है। आप सिर्फ अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप दूसरों के काम को क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो खुद ही परेशान और दुखी रहेंगे, जबकि दूसरे लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप अपनी लाइफ को खुद के स्टैंडर्ड के हिसाब से जीने के हकदार हैं। आप खुद के लिए नरम नहीं हो सकते। आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की डेली प्रैक्टिस करनी होगी और खुद को और ज़्यादा डिसिप्लिन में रखना होगा ताकि आप और ज़्यादा जिम्मेदार बन सकें, अपने डिसीजन पर खुद सवाल उठा सकें और ज़्यादा समझदार बनाने के लिए सीखते रहें। आप जो हाई स्टैंडर्ड खुद के लिए सेट करते हैं उसके लिए हार्ड वर्क और कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। इस बात एक्सेप्ट कीजिए कि कुछ लोग पार्टी में जाना, ड्रिंक करना और कोई काम नहीं करना जैसी करना पसंद करते हैं। यानी वो अपनी मर्जी के हिसाब से जीना पसंद करते हैं। आपको दूसरों की कमजोरियों को बर्दाश्त करना सीखना होगा और उनके पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश करनी होगी। कोई भी इंसान पूरी तरह से बुरा नहीं होता है। हम सबके अंदर अच्छी और बुरी दोनों क्वालिटीज होती हैं। फ़र्क बस चेंज को वेलकम करने में छुपा है। कुछ लोग अपनी लिमिटेशन को चैलेंज करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोगों को एवरेज लाइफ पसंद होती है। दूसरों को बर्दाश्त करना सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये मुश्किल काम है।
अगर आप एक टैलेंटेड इंसान हैं या एक ग्रेट लीडर हैं तो आप अपने टीम मेंबर्स से किसी भी तरह की कमी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब किसी से कोई गलती हो जाएगी या वो किसी काम को ठीक से नहीं कर पाएगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा। आप दूसरों को हमेशा स्किल्स सिखाते रहेंगे लेकिन वो आपकी तरह नहीं सीख पाएंगे। आप नाराज होते रहेंगे और सवाल करते रहेंगे कि क्यों कोई आपको फॉलो नहीं कर पा रहा है। या फिर आप इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि लोग अलग अलग तरह की सोच रखते हैं। ये जरूरी नहीं कि सबके अंदर एक जैसा पैशन, टैलेंट या इंटेलिजेंस हो। जो चीज़ आपने एक दिन में सीखी होगी, हो सकता है कि वही चीज़ दूसरों को सीखने में कई हफ्ते लग जाए और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप एक टॉलरेंट यानी सहनशील लीडर बनते हैं, तब लोगों को आपसे सीखने में मज़ा आता है। आपका काम सबको बदलना नहीं है, बल्कि सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनना है। रूड मत बनिए, हमेशा हम्बल बने रहिए। आइए इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। रोमन फिलोसफर कैटो द यंगर को अपने दौलत पर जरा भी घमंड नहीं था। अपने दादा परदादा की तरह वो भी स्ट्रिक्ट लेकिन एक हम्बल इंसान थे जो दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते थे। वो सिंपल कपड़े पहनते और अपनी दाढ़ी शेव नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब वो आर्मी में थे तो भी एक सिंपल इंसान बनकर ही रहे। वो अपने साथी सिपाहियों के साथ ज़मीन पर सोते थे और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी समझते थे। कैटो रोम में डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी यानी सादगी का प्रतीक बन गए थे। हर कोई इस बात से सहमत था कि उनकी तरह इतने हाई स्टैंडर्ड के साथ जीवन जीना आसान नहीं है। कैटो के भाई कैपियो, सीपियो उनसे बिल्कुल अलग थे। वो खूब ऐशो आराम से जीते थे। वो महंगे परफ्यूम लगाते और उनकी दोस्ती उन लोगों से थी जिन्हें कैटो पसंद नहीं करते थे। इतने अलग होने के कारण कैटो हमेशा सब कुछ बर्दाश्त करते हुए अपना जीवन जी रहे थे। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है खुद के लिए स्ट्रिक्ट बनना, ना कि दूसरों के लिए। हम दूसरों के अंदर अच्छाई देखने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इसे किसी पर थोप नहीं सकते। दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, इसलिए हम दूसरों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से जिए। लोगों को कंट्रोल और जज करने के बजाय सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस कीजिए। अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने का सफ़र बहुत लंबा है और ये सफ़र बेशक मुश्किलों से भरा होगा। हमें सही कदम उठाने पर परेशान भी किया जाएगा। हर कोई हमारे रूल्स और स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो लोग कम डिसिप्लिन हैं, हो सकता है कि वो हमसे आगे निकल जाए, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे एक्शन और फीलिंग्स पर हो सकता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और दूसरों को टॉलरेट करना सीखिए, लेकिन सख्ती खुद के साथ बरतिए। आपके पास अचीव करने के लिए अपने गोल्स हैं, इसलिए दूसरों को जज करने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जैसी मर्जी हो वैसी लाइफ जिए और दूसरों को भी जीने दें। कंक्लूजन। वेल्थ और सक्सेस का राज डिसिप्लिन में छुपा है। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल लोग टैलेंटेड या लकी होते हैं। असल में उन्हें पता होता है कि खुद को कैसे कंट्रोल किया जाता है और ये लोग हर रोज समझदारी से डिसीजन कैसे लेना है। इस समरी ने आपको और भी डिसिप्लिन बनाने के लिए कई मेन टूल्स सिखाए। फर्स्ट, आपने सीखा कि सुबह जल्दी उठना क्रिएटर्स के लिए बेस्ट प्रोडक्टिविटी टूल माना गया है। अगर आप एक बुक लिखना चाहते हैं लेकिन आपको दिन में टाइम नहीं मिलता है, तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए और सुबह के शांति और सुकून का पूरा फायदा उठाइए। सेकंड, आपने जाना कि चाहे आपको जैसा भी फील हो रहा हो, लेकिन डेली एक्शन लेना एक सुपर पावर की तरह होता है। अपने इमोशंस कब खुद पर हावी मत होने दीजिए। डेली वो करते रहिए जो इम्पोर्टेंट है और रिजल्ट की परवाह मत कीजिए। बस एक्शन लीजिए और इम्प्रूव करते रहिए। थर्ड, आपने जाना कि आपको डिस्कम्फर्ट से डरना नहीं चाहिए क्योंकि कंफर्टेबल लाइफ एक जाल की तरह होता है। लाइफ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है और आपको रोज किसी ना किसी चैलेंज का सामना करना होगा। ऐसे में अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो ही आप चैलेंजेस का सामना करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। फोर्थ, आपने जाना कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और डिस्ट्रैक्शंस से बचना होगा। अगर आपको ना कहने की आदत नहीं है तो आपको ये सीखना होगा। पोलाइट बने रहिए और हर उस चीज़ को
रिजेक्ट कर दीजिए जो आपको पर्सनली या प्रोफेशनली ग्रो करने में हेल्प नहीं करती है। 5th, आपने जाना कि पैरालिसिस और कायर होने का बढ़िया डिस्क्रिप्शन है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिस्ट लोग अपने हाई स्टैंडर्ड्स के चक्कर में फंस जाते हैं। वो तब तक अपना काम शेयर करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं जब तक वो कुछ परफेक्ट नहीं बना लेते हैं। इसलिए परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि ऐसा इंसान बनिए जो अपने सारे टास्क टाइम पर पूरे करता है। 6th, आपने जाना कि फेलियर हमारी लाइफ का नेचुरल पार्ट है, लेकिन फेल होने के बाद दोबारा उठने में ही असली जीत है। हमें फेलियर से लेसन सीखना चाहिए और अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। फाइनली, आपने जाना कि अगर पैसा हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लग जाए तो ये बेहद खतरनाक चीज हो सकती है। हमें अपने खर्चे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के बीच बैलेंस बनाकर रखना होगा। एक बार जब आप सेल्फ डिसिप्लिन का ये सीक्रेट समझ जाएंगे और इसमें माहिर हो जाएंगे तो फिर आपको और भी स्ट्रांग और सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमेशा हम्बल बने रहिए, चाहे आप कितने भी अमीर या फेमस क्यों ना हो जाए। सेल्फ डिसिप्लिन हमारी बॉडी, माइंड और आत्मा को और भी स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बनाता है। हमें अपने हाई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जीना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान को हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन हाँ, आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए और इम्प्रूव करते रहना चाहिए। इंसान जितना ज्यादा डिसिप्लिन में रहता है उतना ही ज्यादा दूसरों को जज करने लगता है। लेकिन याद रखिए कि आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए दूसरों को सहने की आदत डालिए और खुद के साथ स्ट्रिक्ट बनिए। अगर आप डेली लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करेंगे तो लाइफ में बड़ी से बड़ी चीज अचीव कर पाएंगे।